नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी संबंधी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम जो है अपनी प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में भी हम 50 प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यूज जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है भाई, पीवाईक्यू है ये, और कहीं ना कहीं जो है आगे पूछे जाने की संभावना है। पिछली परीक्षाओं में जैसे कि DSSS टीजीटी पीजीटी हिंदी या यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी या MP टेट वर्ग 2 के अंतर्गत होने वाली जो हिंदी संबंधी परीक्षा है, या LT ग्रेड हिंदी संबंधी परीक्षा हो, या फिर जो है UGC नेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में जिसमें भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी, क्योंकि हम एक एक प्रश्न के साथ उसके सॉल्यूशन को देखते हुए, एक प्रश्न के साथ उसके अन्य तथ्यों को भी करते हुए हम जो है आगे बढ़ रही है कि अगर परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों को कोई घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए या उससे संबंधित कोई और अन्य तथ्य पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उसका सही आंसर दे सको। तो इसी उद्देश्य के साथ निरंतर अभ्यास के साथ हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा ही रही है, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं भाई। हिंदी संबंधी जो हमारे हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान व काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत मिलेंगे, जिसका हम जो है विद सॉल्यूशन के साथ आंसर करेंगे। तो देख लेते हैं निम्नलिखित में से हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है। ऋतु संहार के रचयिता हिंदी में पूछा हुआ है, क्योंकि भाई ये कालिदास जी द्वारा लिखी गई संस्कृत भाषा की भी जो है रचना रही है। तो कालिदास जी द्वारा ऋतु संहार लिखा गया संस्कृत भाषा में, लेकिन हिंदी में यहाँ पर पूछा हुआ है, तो आंसर आप लोगों के सामने ही है, श्रीधर पाठक जी। श्रीधर पाठक इसका आंसर होगा। श्रीधर पाठक जी द्वारा ऋतु संहार की रचना की गई। और श्रीधर पाठक जी के जन्म की बात करें तो 1859 ईस्वी में जन्म हुआ और 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। ऋतु संहार के मूल रचनाकार का नाम पूछ लिया जाए तो कालिदास जी। उनकी रचना का अनुवाद जो है श्रीधर पाठक ने किया। और गुणवंत हेमंत जो है श्रीधर पाठक जी द्वारा खड़ी बोली में लिखी जाने वाली पहली रचना मानी जाती है। अगर श्रीधर पाठक जी की प्रथम रचना, खड़ी बोली संबंधी प्रथम रचना पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में लिखी गई पहली रचना रही है। बढ़ते हैं आगे, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं भाई। वटवृक्ष की छाया में किस लेखक किसकी स्मृति को, कौन लेखक भाई, किस लेखक के द्वारा किसकी स्मृति को जो सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई। तो ये रचना है वटवृक्ष की छाया में किसके द्वारा लिखी गई और किसकी स्मृति यानी किसके जीवन पर आधारित ये रचना है, ये हम दोनों प्रश्नों का आंसर यहाँ पर देखेंगे। तो देख लेते हैं, इसका आंसर होगा भाई कि ये जो वटवृक्ष की छाया है किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई, तो वो लिखी गई अमृतलाल नागर जी की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए कुमुद नागर जी द्वारा। तो ध्यान रखना है, कुमुद नागर जो कि अमृतलाल नागर जी के पुत्र थे, और उन्होंने जो है वटवृक्ष की छाया नामक जीवनी अपने पिता अमृतलाल नागर जी के जीवन पर आधारित लिखी, और इसका जो समय है 2004 की जीवनी है ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अमृतलाल नागर की जो प्रमुख रचनाएं है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है उसमें शामिल है महाकाल, बूंद और समुंदर, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मेरी प्रिय कहानियाँ, सिकंदर हार गया आदि जो ये रचनाएं हैं अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखी गई। बढ़ते हैं आगे। अमृतलाल नागर जी को जो है 1981 में साहित्य अकादमी एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और उन्होंने मानस का हंस 1972 ईस्वी में मानस का हंस नामक जो रचना पर जो है उन्होंने इस रचना में तुलसीदास जी का वर्णन किया है, यानी कि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित जो रचना है इनकी मानस का हंस, जो कि जिसका समय है 1972। और अमृत और विष नामक जो रचना है 1967 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इस रचना को सम्मानित किया जा चुका है, जो कि अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखी गई। यानी कि अगर ये पूछा जाए अमृतलाल नागर जी द्वारा किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो ध्यान रखना है अमृत और विष, और किस वर्ष दिया गया तो 1967 में।
बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 3, क्योंकि भाई जितनी भी रचनाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है वे अपने आप में इम्पोर्टेंट है और कोई ना कोई परीक्षा में अवश्य उन्हीं रचनाओं में से रचनाएं अवश्य पूछी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखते हुए बार बार जितने भी जिन रचनाओं पर पुरस्कार मिले हुए हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ या साहित्य सम्मान हुआ, तो सभी सम्मानों को आपको बार बार रिवाइज करते हुए रहना है बीच बीच में, ताकि आपको वे पक्के से जो है अच्छे से याद हो जाए। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो तीनों उपन्यास राही मासूम रजा के हैं। दिल एक सादा कागज़, कटरा बी आरजू और टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है उपन्यास रहा है। लेकिन समर शेष है जो उपन्यास राही मासूम रजा जी का नहीं है, बल्कि अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का है। नई पीढ़ी के बहुचर्चित प्रतिभाशाली जो है संपन्न रचनाकार माने जाते हैं और जीनी जीनी बिनी चदरिया नामक जो है उपन्यास के लिए इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और समर शेष है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां का जो कथात्मक उपन्यास माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। ये विचार किसका है, यानी ये कथन किस लेखक द्वारा कहा गया है, किस आलोचक द्वारा कहा गया है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। तो ये कथन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रामविलास शर्मा जी द्वारा कहा गया है। तो देख लेते हैं। रामविलास शर्मा जी का जन्म है 1912 ईस्वी में, मृत्यु इनकी 30 मई 2000 ईस्वी में हो गई थी। और प्रथम आलोचनात्मक लेखक जो है निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुई। यानी ये पूछ लिया जाए तो रामविलास शर्मा जी का प्रथम आलोचनात्मक लेख कौन सा है, तो निराला जी की कविता इन्होंने जो है लिखी थी। और ये जो निराला जी की कविता जो आलोचनात्मक इन्होंने जो लेख लिखा था वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो ध्यान रखना है चांद पत्रिका में इसे प्रकाशित किया गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? सतसई की रचना करने वाले इनमें से कौन से कवि है? तो सतसई की रचना जिन्होंने की है वे है अमीर दास, मतीराम और रामसाई। इन तीनों ने सतसई की रचना की, बल्कि चिंतामणि ने किसी भी सतसई की रचना नहीं की। सतसई शब्द जो है सत और सई से बना है। सत का अर्थ होता है 7, सई का अर्थ होता है 100। यानी कि जो रचना जिसमें 700 दोहे होते हैं या 700 छंद होते हैं वह काव्य ही जो है क्या कहलाता है, सतसई कहलाता है। यानी 700 हो या 700 से अधिक हो तो वही जो है क्या कहलाएंगे, सतसई कहलाएंगे। जैसे कि बिहारी जी द्वारा लिखे गए लगभग 713 दोहों की जो उन्होंने रचना की थी बिहारी सतसई, तो वो सतसई मानी जाती है। तो इसी प्रकार से जिन रचनाओं में 700 से अधिक दोहे या 700 दोहे हमें मिलते हैं या छंद मिलते हैं उन्हीं रचनाओं को हम क्या कहते हैं, सतसई कहते हैं। तो देख लेते हैं। कवि चिंतामणि ने हिंदी के रीतिकाल के कवि रहे हैं और चिंतामणि की प्रमुख जो कृतियाँ हैं रसविलास, श्रृंगार विलास, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आदि इनकी रचनाएं हैं। लेकिन इन्होंने किसी भी सतसई की रचना नहीं की। बढ़ते हैं आगे। अन्य कवियों द्वारा दी गई जो रचनाएं हैं उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मतीराम जी द्वारा सतसई लिखा गया, वर्त कौमुदी और फूल मंजरी। उसके बाद रामसाय जी की कीर्तियाँ है सतसई, और वाणी भूषण जो है वृत्त तरंगिणी और ककहारा आदि जो है इनकी रामसाय जी की रचना है। इसमें थोड़ा डाउट है भाई, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक है या फिर यही रचना है। इसको मैं जो है आपको बाद में कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगी या फिर आप जो है बता सकते हो रामसाई की ये ककहरा नाम से ये इनकी रचना है या नहीं है, या कि किसी और नाम से रचना है इनकी। थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है शायद ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो देख लेते हैं आगे। अमीर दास जी की जो कीर्तियाँ हैं उसमें शामिल है सतसई, अमीर प्रकाश और सभा मंडल आदि। क्योंकि कई जो हमारे
जो ये शब्द होते हैं ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण जो है थोड़े उलट पुलट लिख दिए जाते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं रखना है, अच्छे से तैयारी को करना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है DSSB का वो 0.5 मार्क्स के नेगेटिव मार्क से साथ होने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई गलती का गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए PYQ हैं उनको विद सॉल्यूशन के साथ हम करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपकी तथ्यों की बार बार रिवीजन होने से और तथ्य आपको याद रहें। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं भाई। चिंतामणि के बारे में हम आपको पता ही है, शुक्ल जी ने जो है चिंतामणि जी को रीति काव्य का प्रवर्तक कहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। हरि अनंत हरि कथा अनंता कह ही सुनहि बहुविधि सब संताए। जो ये पंक्तियाँ है ये राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई, तो ये आपको पता ही होगा, ये शिव भगवान जी द्वारा कहलाई गई ये जो है कथा रही थी। बढ़ते हैं आगे, जो इसका भावार्थ भी देख लेते हैं एक बार हम। हरि अनंत, उनका कोई अपार नहीं पा सकता, उनका कोई पार नहीं पा सकता, यानी कि हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है, यानी कि अनंत का मतलब होता है कहीं पर उसका अंत नहीं है, और सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। तो ये इस पंक्तियों का आशय हो गया, भावार्थ हो गया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। रस गगन गुफा में अजर जरे जपा सुरमीन जाप करे। जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं यहाँ गगन गुफा का अभिप्राय पूछा हुआ है, तो इन पंक्तियों के द्वारा गगन गुफा का अभिप्राय है सहस्रार जो चक्कर जो है इसका हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आगे, अगला जो ऑप्शन भी हमारा आंसर होगा भाई। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीरदास जी की है और ये हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के जो है ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवियों में शामिल है। कबीरदास जी ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, इनकी कीर्तियाँ जो है कबीरदास जी की साकी शबद रमेणी जो कि बीजक में संग्रहित है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 8। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। तो ये पंक्तियाँ हैं, जो ये कथन है ये किस लेखक द्वारा लिखा गया, तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहा है। शुक्ल जी का जन्म आपको पता ही है 1884, मृत्यु 1941। आलोचक, निबंध व साहित्यकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्ध हुए हैं और हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात इन्हीं के द्वारा होता है। और हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। भाव मनोविज्ञान संबंधी और मनोविश्लेषणात्मक संबंधी उनके प्रमुख हस्ताक्षर है, यानी कि इन्होंने जो है काफ़ी प्रमुख निबंधों की रचना की है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 9। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? प्रेम शतक रचना के रचनाकार निम्नलिखित में से वियोगी हरि जी हैं। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि है। ये आधुनिक ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों में शामिल है। वीर सतसई के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया जा चुका है। वियोगी हरि गांधीवादी थे और प्रमुख कीर्तियाँ इनकी है भावना, प्रार्थना, अंतर्नाद और देशद्रोह, व्यर्थ गौरव आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं, इसके अलावा और भी अन्य रचनाएं हैं इनकी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 10। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण निम्नलिखित में से कौन है? कैसे रहे हैं भाई, कौन है? नहीं, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण इनमें से आत्मनिष्ठ रहे हैं या लोक निरपेक्ष रही है या जीवन सापेक्ष रही है, लोक हित रक्षक रही है। ये लोक निरपेक्ष
रहे हैं। राधा कृष्ण हरिदासी संप्रदाय के तो लोक निरपेक्ष रहे हैं। जो हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण जो है तटस्थ रहे हैं और हरिदासी संप्रदाय निम्बार्क मत की एक शाखा भी मानी जाती है। इसकी स्थापना स्वामी हरिदास जी द्वारा 1441 विक्रमी संवत में की थी और इसे सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है या सखी संप्रदाय निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को माना गया है। उसके बाद देख लेते हैं, इसमें भक्त अपने आप को कृष्ण की सखी मानकर उसकी उपासना तथा सेवा करते हैं और प्रिय स्त्रियों के भेष में रहकर उन्हीं के आचार व्यवहारों के आदि का भी पालन करते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। अनुभूति के द्वंद्व ही से जो है प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। तो उपयुक्त जो विचार है, शुक्ल की चिंतामणि के किस निबंध का प्रारंभ है। तो इन विचारों से जो है शुक्ल जी द्वारा लिखे गए चिंतामणि निबंध के जो है किस कृत चिंतामणि निबंध के किस निबंध का जो प्रारंभ है, यानी कि चिंतामणि में जो है काफ़ी सारे निबंधों को संग्रहित किया गया। तो आपको बताना है ये किस निबंध से के प्रारंभ, इन पंक्तियों के द्वारा कौन से निबंध का प्रारंभ होता है जो कि शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखना है। तो ये आंसर हो जाएगा भाव और मनोविकार। भाव और मनोविकार की ये पंक्तियाँ हैं। भाव और मनोविकार निबंध का प्रारंभ इन्हीं जो है कथन के माध्यम से होता है, इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से होता है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो देख लेते हैं शुक्ल जी के इनके अलावा और अन्य निबंध देख लेते हैं। भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी प्रमुख निबंध है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण रचनाएं जो है, तो देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास जी का मार्ग और मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगन की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति, वैचित्र्यवाद और रसात्मक बोध के विविध रूप, ये सभी के सभी निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। इन निबंध को, इन रचनाओं को हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में जब हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानता है। कहीं पर हमें प्रश्न देखने को मिलता है कि पृथ्वीराज रासो को कौन सा विद्वान जो है सर्वथा प्रमाणिक मानता है, कोई अर्ध प्रमाणिक मानता है, कोई अप्रमाणिक मानता है। तो किस विद्वान के द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को जो है अप्रमाणिक माना गया इन रचनाओं के, इन लेखकों के अंतर्गत। तो आंसर होगा हमारा मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। तो प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे व कन्नड़ टाढ़ है। अप्रमाणिक मानने वालों में जो विद्वान है वे रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास जी और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बुल्लर आदि है। और इसके बाद अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में मुनि जन्मेजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम प्रमुख आता है और सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा जी हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। मलिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की। आखिरी कलाम में मलिक मोहम्मद जैसी ने क़यामत का वर्णन किया था और इनमें से किस बादशाह की प्रशंसा की है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका बाबर की। तो बाबर की मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी रचना आखिरी कलाम में बाबर बादशाह की प्रशंसा की है और आखिरी कलाम बाबर की प्रशंसा की गई। इसमें इस्लामी मान्यता के अनुसार प्रलय का वर्णन किया गया। जैसी द्वारा इस महान ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन फारसी में हुआ, ये इम्पोर्टेंट तथ्य है भाई। और जैसी ने शेख बुरहान और शेख अशरफ का अपने गुरुओं के रूप में भी उल्लेख किया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ। ब्रज भाषा का विकास निम्नलिखित में से
शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ब्रज भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ब्रज भाषा एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में बोली जाती है। उसके बाद देख लेते हैं भाई आगे प्रश्न नंबर 15। अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिषेधवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक जो है गिरिराज किशोर जी रहे हैं और यह एक हिंदी उपन्यास है जो महात्मा गांधी पर आधारित है। पहला गिरमिटिया ये भी पूछा जाता है परीक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास इसमें से महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास है या महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास नहीं है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पहला गिरमिटिया जो है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसमें नायक जो है मोहनदास है और अर्थात गांधी जी का आरंभिक रूप मोहनदास, जैसे कि जो गांधी जी का जो है मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम उसका लिया जाता है। तो गांधी जी का जो आरंभिक रूप है वह मोहनदास ही इस जो उपन्यास का नायक है। बढ़ते हैं आगे। गिरमिट शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश बताया जाता है और जिस कागज़ पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूरों दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों को भेज दिया जाते थे। 17वीं शताब्दी में आए अंग्रेज़ों ने आम भारतीयों की एक एक रोटी तक को मोहताज कर दिया था। फिर उन्होंने गुलामी की शर्त पर लोगों को विदेश भेजना प्रारंभ किया। इन मजदूरों को गिरमिटिया कहा गया। तो पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है वो महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास हुआ। 1991 में ढाई घर जो श्री लाल शुक्ल जी द्वारा लिखी गई रचना है। ढाई घर कीर्ति को जो है 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि 1991 में प्रकाशित ढाई घर कीर्ति है श्री लाल शुक्ल जी द्वारा 1992 में इसी रचना पर ढाई घर परी ने जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो आंसर होगा हमारा टेढ़े मेढ़े रास्ते। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद का और पुनर्वा ये दोनों हजारी प्रसाद जी के हैं। ये ऐतिहासिक उपन्यास आप सभी को पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखे। तो बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्वा दोनों उपन्यास ऐतिहासिकता पर आधारित है। लेकिन और वैशाली की नगर वधू भी जो है ये भी जो है ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधी उपन्यास है। वैशाली की नगर वधू जो कि चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो और अन्य तथ्यों को जब हम देखें तो यहाँ पर टेढ़े मेढ़े रास्ते 1941 में मार्क्सवादी आलोचना की गई इस उपन्यास में, तो जो कि भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास न होकर मार्क्सवादी संबंधी उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म भी बन चुकी है और भूले बिसरे चित्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 तथा पुनर्वा 1973 दोनों के दोनों उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ऐतिहासिक उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा में 3 प्रमुख पात्र है, बाण भट्ट, भटनी और निपुणिका। काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं। वैशाली की नगर वधू आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा लिखा गया कथात्मक परिवेश यानी कि ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक उपन्यास माना जाता है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने कहा भी था कि मैं अब तक की सारी रचनाओं को रद्द करता हूँ और वैशाली की नगर वधू को अपनी एकमात्र रचना घोषित करता हूँ। तो ये जो है इसके द्वारा कहा गया कथन है। उसके बाद वैशाली की नगर वधू आम्रपाली को प्रधान चरित्र के रूप में आम्रपाली का
आम्रपाली के प्रधान चरित्र के रूप में अवतरित करते हुए उस युग के हास विलासपूर्ण संस्कृति वातावरण को अंकित करने की चेष्टा की है। उसके बाद देख लेते हैं वही प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 हम देखें तो तलाकशुदा माता पिता की संतान मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित जो उपन्यास है वो है आपका बंटी, जो कि मनु भंडारी जी द्वारा रचित उपन्यास है। मनु भंडारी के अन्य उपन्यासों में शामिल है महाभोज 1979 ईस्वी। आपका बंटी का प्रकाशन धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक की तरह हुआ और पात्र है इसके बंटी, सुकून, अजय, डॉक्टर जोशी आदि। शेखर एक जीवनी अज्ञे का जीवनी परक उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश जी का उपन्यास है और अन्य ऑप्शनों के आधार पर भी हम इनके उपन्यासों का जो है रचनाकार को यहाँ पर देख लिया कि शेखर एक जीवनी भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाने वाला उपन्यास है जो कि अज्ञे जी ने लिखा। आपका बंटी मनु भंडारी जी का है और अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश जी का है और महाभोज भी जो है मनु भंडारी जी का प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18। पराधीन सपने हो सुख नाही पंक्ति किसने लिखी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ है? पराधीन सपने हो सुख नाही। तो ये पंक्तियाँ निम्नलिखित में से जो है तुलसीदास जी की है। देख लेते हैं। पराधीन सपने हो सुख नाही संसार की सबसे प्रसिद्ध रामचरितमानस की ये पंक्तियाँ रही है और इसमें रामचरितमानस में जो है 7 कांड माने जाते हैं। पराधीन सपने हो सुख नाही उक्तियों का अर्थ होता है पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख का अनुभव नहीं करते। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं, किसी के गुलाम होते हैं, उन्हें कभी भी सुख नहीं प्राप्त होता, यानी सुख का अनुभव वे कर ही नहीं सकते। तो सुख पराधीन को परावलंबी लोगों के लिए नहीं बना, यानी कि पराधीन जो परावलंबी लोग होते हैं उनके लिए सुख नहीं बना। पराधीन एक तरह का अभिशाप है, उनके लिए जो है पराधीन एक तरह का अभिशाप है। मनुष्य तो बहुत ही दूर है, पशु पक्षी भी पराधीनता में छटपटाने लगते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न नंबर 19। ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन से माने जाते हैं? निम्नलिखित में से ब्रज भाषा संबंधी आधुनिक कालीन कवि कौन से रहे हैं, ये हमें देखना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी हमारा आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है ब्रज भाषा में आने वाले आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि रहे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। देख लेते हैं और अन्य लेखकों के अनुसार उनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं क्योंकि ये प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनसे संबंधित तो हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के संबंध में। साकेत, यशोधरा, जयदत्त, वर्त, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज और नहुस, ये सभी रचनाएं जो हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद जो है हरिओत जी द्वारा ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, चंद्र खिलौना आदि ये रचनाएं हरिओत जी की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा लिखी गई। और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की जो रचना है उसमें शामिल है हिंडोला, जो कि इनका मुक्तक काव्य है। कलकाशी भी मुक्तक काव्य है और समालोचनादर्श पद निबंध रहा है। और सिंगार लहरी जो है इनकी रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और साथ ही गंगा लहरी भी, गंगा लहरी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रचना है। फिर है भारतेंदु जी की। भारतेंदु जी की रचनाएं जो है उसमें शामिल है, आपको पता ही है भारतेंदु जी द्वारा काफ़ी सारे वही नाटक का भी लेखन किया गया, जैसे कि और निबंध भी इन्होंने लिखे, काव्य भी इन्होंने लिखे, व्यंग्य भी इन्होंने लिखे। लगभग जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाली सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है भारतेंदु जी ने। लेकिन यहाँ पर हम मुख्य उनके कुछ काव्यों को यहाँ पर देख लेते हैं और अन्य रचनाओं को और अन्य प्रश्न उत्तरों के माध्यम से जब हम सॉल्यूशन को करेंगे तो उनके अंतर्गत रखने की मैंने पूरी कोशिश की है। उनके अनुदित और मौलिक नाटकों को किसके द्वारा अनुवाद किया गया,
किस जो भारतेंदु जी ने किस रचना को आधार बना करके उसका अनुवाद किया। तो ये सभी बातें जो हैं हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही रिवीजन कर लेंगे, ताकि परीक्षा में इनसे जो प्रश्न जिस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं आप आसानी से उसी तरह जो है उनका आंसर दे सको। तो देख लेते हैं भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया पाखंड विडम्बन, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप मुख्य मुख्य काव्य है। इनके बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो जयशंकर प्रसाद का इनमें से नाटक है वो है ध्रुव स्वामिनी। कृष्णार्जुन, रुक्मणी मंगल और प्रेम लोक जो ये रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। तो देख लेते हैं किन किन रचनाओं की ये रचनाएं रही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ध्रुव स्वामिनी जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है वो इनका अंतिम नाटक माना जाता है। इसमें उनके अन्य नाटक जैसे कि कविता की भावुकता और संवादों में वैसी रुचता नहीं है। अपने जीवन संवादों और सुगठित कथा वस्तु के कारण यह नाटक जो है अत्यंत प्रभावशाली हो गया है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं में शामिल है झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि। जयशंकर प्रसाद हिंदी के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। महादेवी वर्मा, पंत जी, निराला और जयशंकर प्रसाद जो हैं निराला, पंत, महादेवी वर्मा और चौथे हमारे कौन है जयशंकर प्रसाद। यानी कि 4 छायावाद के जो ये प्रमुख 4 स्तंभ रहे हैं, 4 प्रमुख लेखक रहे हैं। इनमें जयशंकर प्रसाद का नाम वैसे सबसे पहले ही आता है और जो है इसे ब्रह्मा कहा जाता है, छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। और विष्णु कहा जाता है पंत जी को, महेश कहा जाता है निराला को, दुर्गा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कामायनी पर जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद को सम्मानित किया गया। और कृष्णार्जुन युद्ध जो रचना है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। रुक्मणी मंगल जो रचना है वो मर्गराज तथा रघुनाथ राजधानी नामक एक लेखक हुए हैं उनकी है। और प्रेम लोक जो है राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21। नहुष नाटक के लेखक कौन रहे हैं। तो नहुष नाटक के लेखक निम्नलिखित में से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता रहे हैं भाई गिरिधर दास जी। तो गिरिधर दास जो है नहुष रचना की रचना कर रहे हैं। और ये जो है भारतेंदु जी का संबंध किस प्रकार से रहा है प्रश्न में ये पूछा हुआ है। तो इनके पिता का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध रहा है आपस में दोनों का। भारतेंदु के पिता रहे हैं गिरिधर दास जी, ये आपको ध्यान रखना है। और एक प्रश्न आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि नहुष जो रचना है वो हमने मैथिली शरण गुप्त की भी देखी थी। अभी हाल ही में जो आगे पहले प्रश्नों को पढ़ा था उनके अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी की जो है शरण गुप्त की रचना भी हमने देखी थी नहुष, जो कि उनका एक काव्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहुष नाटक की बात करें तो आपको ध्यान रखना है गिरिधर दास जी द्वारा लिखा गया, जो कि भारतेंदु जी के पिता हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी श्री काले हरिश्चंद्र के पुत्र थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे। उसके बाद आगे बात करते हैं हम। तो इनका जो जन्म है बापू गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी का जो जन्म है उनका जन्म काशी में 1833 ईस्वी में हुआ। गिरिधर महाराज के कृपा पात्र होने के कारण गोपाल चंद्र ने जो है गिरिधर दास उपनाम रखा। यह भी आपको ध्यान रखना है। गोपाल चंद्र भी कह सकते हैं या फिर गिरिधर दास भी, कोई सा भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखना है गोपाल चंद्र या गिरिधर दास जो है भारतेंदु जी के पिता का ही नाम है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक जो है नहुष लिखने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। यानी कि हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक जो है भारतेंदु जी द्वारा ही माना गया नहुष नाटक को, जो कि इनके पिता द्वारा लिखा गया। गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने 1846 में 13 वर्ष की न्यूनतम आयु में वाल्मीकि रामायण के कई हिस्सों का भाषागत छंदबद्ध अनुवाद भी किया था। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। निम्नलिखित में से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों को जो समूह दर्शाता है उसमें आती है, ये आंसर होगा हमारा बी, बाण भट्ट की आत्म कथा, चारूचंद लेख और अनाम दास का पोथा। ये सभी उपन्यास जो है किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र है, बाण भट्ट, भट्टनी या निपुणिका। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन ने किया। चारूचंद लेख नामक जो रचना 1963 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा की गई और कलम से निकली हुई एक गहरी जो है संवेद कीर्ति मानी जाती है। इनकी कलम से निकली हुई चारूचंद लेख एक संवेद कीर्ति रही है भाई। इसमें 12 से 13 सदी के भारत का व्यक्ति और समाज बहुत बारीकी से जो है भारत का जो व्यक्ति और समाज का बहुत ही बारीकी से जो है इसमें वर्णन किया गया है, समाज को व्यक्त किया गया है। और पुनर्वा जो है 1973 ईस्वी की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की 4वीं शताब्दी की घटनाओं पर आधारित इनका ये ऐतिहासिक उपन्यास है। लेकिन जिस प्रश्नों को उठाया गया था वे चिरंतन है और उसमें प्रस्तुतिकरण तथा निर्वाह में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अंत वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण का भी परिचय दिया है। उसके बाद देख लेते हैं अनाम दास का पोथा 1976 की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित। यह भी एक उपन्यास है और इस उपन्यास में उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती हुई एक बहुत ही मासूम सी प्रेम कथा का वर्णन दर्शाया गया है। पात्र है रेखव, ज्वाला, अरुंधति। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आप सभी को पता है किसके द्वारा लिखा गया, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी द्वारा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा जिसका नाम है प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली के प्रथम महाकवि भी के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं। इसका रचना काल 1909 से 1913 के बीच माना जाता है प्रिय प्रवास का, और ये प्रकाशित कब कराया गया, 1914 ईस्वी में। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1914 में प्रिय प्रवास को प्रकाशन में लाया गया और कृष्ण काव्य की परंपरा में होते हुए उसे भिन्न है ये, और प्रिय प्रवास इनका ये विरह काव्य है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24। जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब ये यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है, तो यह कथन जो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी दिनकर सिंह जी द्वारा लिखे गए निबंध की पंक्तियां हैं। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित निबंध है जो उनकी अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है। उसके बाद इस निबंध में मानव चरित्र की भयानक बुराई ईर्ष्या के बारे में बताया गया है। जो अर्धनारीश्वर निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का, और अर्धनारीश्वर उपन्यास है वो है विष्णु प्रभाकर का। इन दोनों रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। अर्धनारीश्वर से ही ये जो पंक्तियाँ ली गई है, ईर्ष्या न गई तू मेरे मन के रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखे गए निबंध से। और अगर यहाँ पर हम उपन्यास की बात कर लेते हैं, अर्धनारीश्वर नामक जो उपन्यास लिखा गया वो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया, और अर्धनारीश्वर रचना लिखी गई वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। क्योंकि कई बार परीक्षाओं में एक दूसरे से मिलती जुलती रचनाएं पूछी जाती है, जैसे कि उर्वशी और उर्वशी दोनों रचनाएं, उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की भी है और जयशंकर प्रसाद की भी है। दोनों रचनाएं ही प्रसिद्ध हुए हैं और इन दोनों रचनाओं को ही परीक्षाओं में अपने अपने तरीके से पूछ लिया जाता है कि उर्वशी खंड काव्य किसका है, उर्वशी चंपू काव्य किसका है। उर्वशी चंपू काव्य की बात करेंगे तो हम जो है चंपू काव्य है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और जो उर्वशी खंड काव्य की बात करेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर जी का।
इसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 25। दूधनाथ सिंह रचित कहानी संग्रह बताइए। तो दूधनाथ सिंह जी द्वारा रचित कहानी संग्रह इनमें से कौन कौन सी है, तो हम देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शनों में ये तो दो दिए गए हैं, तो इनमें से दो ऐसे हैं जो कि दूधनाथ सिंह जी द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह है। तो सबसे पहले होगा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये रामधारी सिंह दूधनाथ सिंह का है। और निष्कासन जो है ये भी दूधनाथ सिंह का है। दोनों के दोनों कहानी संग्रह जो है दूधनाथ सिंह के हैं। लेकिन खाली घर और वसंत का एक दिन ये जो है दूधनाथ सिंह के नहीं है। तो किस लेखक द्वारा लिखे गए हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा D4, यानी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और निष्कासन, ये दोनों रचनाएं जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, और जो कि इनके कहानी संग्रह है। और अन्य रचनाओं को जब हम देखें तो खाली घर जो है, खाली घर रामदश मिश्र जी का है। और जो उसके बाद वसंत का एक दिन, खाली घर और वसंत का एक दिन, दोनों रचनाएं जो हैं रामदश मिश्र जी की हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दो रचनाएं इसमें दूधनाथ सिंह की है, दो रचनाएं रामदश मिश्र की है, यानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और निष्कासन दूधनाथ सिंह की रचनाएं है, और खाली घर और बसंत का एक दिन ये रामदश मिश्र जी की रचनाएं हैं। तो देख लेते हैं, दूधनाथ जी का जन्म 1936 में हुआ, मृत्यु 2015 में। स्वतंत्रता कहानीकार माने जाते हैं ये, और प्रमुख कहानी संग्रह है इनके सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और निष्कासन, ये 2002 की इनका कहानी संग्रह है। और दोनों के दोनों जो ये रचनाएं है 2002 में लिखी गई है। फिर तूफू 2011 में। खाली घर व बसंत एक दिन जो है रामदश मिश्र जी द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। और रामदश मिश्र की अन्य रचनाएं जब हम देखें तो एक वह 1974, शब्दस 1982, अपने लिए 1992, आज का दिन भी 1996, विदूषक, भाई ये पूछा जाता है परीक्षा में, विदूषक 2000 में, शौपन भंग भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों विदूषक और शौपन भंग दोनों की दोनों रचनाएं रामदश मिश्र जी की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और अन्य प्रश्नों को जो हम भाई नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम केवल इतने ही प्रश्न कर पाएंगे, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, इसलिए। और अन्य हमारे 25 प्रश्न हो गए इसमें, तो 25 प्रश्नों को हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हिंदी संबंधी जितने भी हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव संबंधी हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को भी सॉल्यूशन के साथ करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो या कमेंट हो, तो डाउट हो या भी किसी भी प्रकार का कोई आप कन्फ्यूजन हो किसी भी प्रकार का प्रश्न में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, लाइक और कमेंट अवश्य करना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।